नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 5 विधायिका का शेष जो रह गया था उसके बारे में आज फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संसद कानून कैसे बनाती है? इसके पहले आपने राज्यसभा, लोकसभा और विविध जानकारी आपको मिली। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय विधायिका है संसद, वह कानून कैसे बनाती है। इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही आसान है, पर एक बार समझना जरूरी है। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। देखें आप, कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करना है। इससे आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। आप देख लें किस प्रकार से विधि का निर्माण होता है, कानून बनाया जाता है। संसद में कानून बनाने के जो तरीके हैं, जो तरीका है, उस पर अब आप ध्यान दें। देखें, यह बिंदु प्रमुख रूप से देख सकते हैं। जनता की इच्छा, सबसे प्रमुख बात जनता की। डेमोक्रेसी में काफ़ी कुछ जनता के ऊपर निर्भर करता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। इसलिए जनता की इच्छा का अत्यधिक महत्व है। यह चित्र देखें आप, किस तरह सबको एक दूसरे से जोड़ा गया है। विधेयक उसको कहते हैं कानून बनने के पहले की प्रक्रिया। जैसे ही कानून बन जाता है तो विधेयक नहीं रह जाता, बल्कि वह कानून हो जाता है। परंतु कानून बनने की जो प्रक्रिया है, जो योजना है, उसको हम विधेयक की श्रेणी में रख सकते हैं। आप देखें, जनता की इच्छा इसमें कहाँ से? सबसे पहले आप यहाँ देखें, आपका ध्यान विधेयक पे होना चाहिए। ये विधेयक, इसको देखें आप। इसके बाद देखें इस एरो को। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़ करके, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु अगर वह धन विधेयक है तो ऐसी स्थिति में वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। यह विद्यार्थियों के ध्यान योग्य बातें हैं। आगे देखिए आप, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है। इधर देखिए आप, ये प्रमुख बात, विधेयक समिति के पास जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। अब देखिए आप, समिति उस पर, अगले क्रम में समिति उस पर रिपोर्ट देती है। इसके बाद फिर सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन का अभिप्राय, संसद के सदन का अभिप्राय, चाहे वह राज्यसभा होगा या लोकसभा होगा, यह बात सदैव ध्यान में रखने योग्य है। इसके बाद देखें आप, उस रिपोर्ट को समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को वह क्या कर सकता है? या तो स्वीकार कर सकता है या तो अस्वीकार कर सकता है। आगे देखें, सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा। उस संदर्भ में सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, विस्तार से उस पर चर्चा होती है। यह क्रम रहा। आगे क्रम देखें आप, विधेयक या तो पारित होता है या तो चर्चा के दौरान ही रद्द हो जाता है। दो स्थितियां बनती हैं। अब उसके आगे देखिए आप, पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है।
लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया है कानून बनाने का, विधि बनाने का, विधेयक आया है, तो वहाँ से पास जब हो जाएगा तो वह फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया देखें। इसके बाद देखें आप, दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है, दो ही चीज़ें होंगी राज्यसभा के साथ। इसके बाद देखें आप, अब देखें ज़रूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्यों? यह आप जान लें कि प्रभावकारी लोकसभा है जिसमें 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, 2 मनोनीत। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार तुलनात्मक अगर आप देखें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। अगर किसी प्रस्ताव पर, विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होती है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त, जो संयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है वह दोनों सदनों के लिए है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बुलाई जाती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि जब लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो पूरी संभावना होती है कि संयुक्त सदन में भी वह विधेयक पास हो जाएगा। लोकसभा अगर चाहता है उसे पास करना तो वह पास हो जाएगा। आगे देखिए आप, फिर इसके बाद वह राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है। लोकसभा सदन से कोई प्रस्ताव पास होकर के राज्यसभा में गया और ज़रूरत पड़ी तो संयुक्त बैठक बुलाई गई, उससे फिर पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद या तो राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देगा या पुनर्विचार के लिए उसे लौटा देता है। संसद को पुनर्विचार के लिए वह फिर से लौटा देता है। पुनर्विचार का अभिप्राय ही है कि फिर से विचार के लिए। हाँ, यहाँ पर यह बात ज़रूरी है विद्यार्थी जाने कि फिर से सदन से जब उस पर पुनर्विचार कर लिया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होती है। ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देनी ही होती है। यह जो पुनर्विचार का अधिकार है राष्ट्रपति का, इसको हम पॉकेट वीटो कह सकते हैं, निषेधाधिकार जिसको कहा जा सकता है। यह सदन के लिए पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। हाँ, एक बात और देखें, जब पुनर्विचार करके जब फिर से भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। इसी के साथ यह विधेयक कानून बन जाता है। कानून बनाने की यह प्रक्रिया है। एक बार फिर से हम समरी के रूप में आपको बता दें, सारांश के रूप में देख लें आप। जनता की इच्छा सर्वोपरि है और यहाँ आते हैं हम विधेयक के संदर्भ में। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद वह विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। इसके बाद समिति रिपोर्ट देती है। इसके क्रम में सदन उस रिपोर्ट को स्वीकार करे या अस्वीकार करता है। आगे देखें, सदन में विधेयक पर चर्चा, विस्तृत चर्चा होती है। फिर देखें, विधेयक या तो पारित होता है या रद्द होता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजने पर दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव देता है। इसके बाद देखें आप, ज़रूरत पड़ने पर अगर उसने मंजूरी दे दिया तो सीधे यहाँ से ही राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगा। अगर उसने मंजूरी नहीं दिया, कोई सुझाव दिया, तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त बैठक में जाएगा और वहाँ से फिर वह पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह कानून बन जाता है। अगर पुनर्विचार के लिए भेजता है तो फिर से सदन में उस पर विचार किया जाता है और इसके बाद फिर तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही होता है। इस प्रकार से कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। यह संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया है। आगे देखिए आप,
मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को, आप सदन की बात हो रही है, सदन में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। वह उसका नाम क्या क्या है इसको आप देख लें। मंत्री, प्रायः मंत्री ही कोई विधेयक प्रस्तुत करता है और इसके अलावा कोई सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक आप देखें और सरकारी विधेयक, इन दोनों में अंतर समझें। सदन का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करे जो मंत्री नहीं है तो निजी विधेयक, और मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो वह सरकारी विधेयक। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसको समझते हैं। विधेयक के प्रकार, अभी आपको बताया गया कि सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा और किसी भी सदस्य द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह निजी विधेयक। ये सरकारी विधेयक किसी मंत्री या किसी भी सदस्य द्वारा निजी विधेयक। गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक, ये विधेयक के प्रकार हैं। धन संबंधी कोई मसला है, कोई विधेयक है तो वह वित्त विधेयक जो लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। गैर वित्त विधेयक वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके तरफ देखें आप, गैर वित्त विधेयक में सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या स्वरूप हो सकता है। सामान्य विधेयक का प्राय जैसे कोई नया, किसी नए विषय पर कानून बनाने की बात की जा रही हो तो वह सामान्य विधेयक, और उसी के साथ यह हो सकता है कि जो हमारा संविधान है उसमें किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन की स्थिति बनती है तो ऐसे विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यह विधेयक के विभिन्न प्रकार हैं। एक बार फिर से हम बता दें, मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक, निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत निजी विधेयक, जो वित्त संदर्भित विधेयक नहीं हुआ गैर विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, और रुपए पैसे धन से संबंधित है तो वह वित्त विधेयक। या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। और गैर वित्तीय विधेयक में दो श्रेणियां आप रख सकते हैं, एक सामान्य विधेयक, दूसरा संविधान में जो संशोधन की बात की जाती है वह। इस प्रकार से संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक को की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी विषयों पर विचार करना होता है। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस व्यावहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। आप देखें, एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। प्रारूप का प्राय प्रथम चरण, विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है, अभी हुआ नहीं है, अगर ऐसा होता है तो
इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि इससे ही संदर्भित यह विधेयक है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। यह व्यावहारिक पक्ष है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी चर्चा आपसे हो चुकी है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन में भेज दिया जाता है। सदन शब्द का जब भी प्रयोग हो तो वहाँ पर राष्ट्रीय विधायिका के संदर्भ में यह लोकसभा या राज्यसभा होगा। अब प्रांतीय विधायिका के संदर्भ में, विधानमंडल के संदर्भ में यह विधानसभा या विधान परिषद होगा। इस बात का ख्याल विद्यार्थी रखेंगे। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। देखिए, आप एक शब्द का ध्यान रखिएगा, लघु विधायिका किसे कहते हैं? ये जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, उन्हें लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसा आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू करने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन, अभी ऊपर चर्चा हो चुकी है, के माध्यम सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है। कारण हमने आपसे बता ही दिया है, क्योंकि सदस्य संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन धन विधेयक के मामले राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा भी मान सकती है और नहीं भी। यहाँ पर देखें आप, तुम विधेयक का समर्थन करना और हम उसका विरोध करूँगा, यह कार्टून है। ठीक है, बहस नहीं करते हैं, बात को आपसी समझ से सुलझाते हैं। इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं जनप्रतिनिधियों के बीच में। अब देखें आर्टिकल नंबर 109 109 अनुच्छेद, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। अब विद्यार्थियों के लिए है कि कहाँ पहुँचे, क्या समझे। कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आगे देखें, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जिस दिल यहाँ मिस्टेक से लिखा हुआ है, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी
तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप देख लें, पहले भी हमने बताया है, यह शब्द अनुचित है, अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, कार्रवाई होता है, नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। प्रायः लिखने, पढ़ने या बोलने में अशुद्धता की स्थिति सुनने देखने में आती है। आगे जब समय मिलेगा तो शुद्ध हिंदी के संदर्भ में भी कुछ शब्दों को क्रमवार तरीके से आपके बीच में रखा जाएगा। हिंदी चूँकि हम सबकी मातृभाषा है, इसलिए उसके बारे में हमें सही जानकारी होनी ही चाहिए। अब देखें, विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें, कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे रखती है, कैसे करती है या रखती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अपने स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था, यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका के यह काम कई तरीकों से, विधायिका यह कार्य कई तरीकों से करती है। वह बिंदु आपके सामने रखा जा रहा है। बहस और चर्चा नंबर 1 और नंबर 2 में कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। नंबर 3 वित्तीय नियंत्रण और नंबर 4 अविश्वास प्रस्ताव। ये 4 परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से विधायिका इन पर नियंत्रण रख सकती है। बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। प्रश्नकाल। यह जो बिंदु है इस पर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे विद्यार्थी। प्रश्नकाल है क्या, आप देखें कैसे वो नियंत्रण रखती है। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। देखें आप, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। यह है प्रश्नकाल। शून्यकाल देखें आप, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा या स्थगन प्रस्ताव आदि, यह सब शून्यकाल में आता है। देखें, प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नकाल में मंत्रियों
को जवाब देना होगा, देना पड़ता है, और शून्यकाल में वह इसके लिए बाध्य नहीं है। यह अंतर है प्रश्नकाल और शून्यकाल में। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अविहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना, सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटना देखी जा सकती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद होता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं। इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इसके महत्व को भी आप बखूबी समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख लें, इतने सारे स्ट्रिंग ऑपरेशनों के बाद क्या मंत्री अब भी कहीं भी कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं? आप ये देखें, स्ट्रिंग ऑपरेशन बीच में किया गया था जिसमें कई सांसदों से किस तरह की बातें की गई थी जो विधि के अनुकूल, नियम के अनुकूल या वाजिब नहीं थी। अब वे उसमें पकड़े गए थे और उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। मंत्री होना बड़ा कठिन काम है। यह तो रोज़ एक इम्तहान देने जैसा है। स्वाभाविक है, प्रश्नकाल में जब उत्तर तो देने ही हैं। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन है। लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमत के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार के विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ। राजग का अभिप्राय एक गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें अभी 2020 चल रहा है। इसमें हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में है। तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। वित्तीय नियंत्रण, जैसा पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना, उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। व्यवहारिक बातें आप समझ लें।
फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है, लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के दुरुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करती है। अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। फिर से आप सुन लें इस लाइन को, संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों, उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में गणपूर्त, जिसे कोरम भी कहते हैं, का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं। गणपूर्ति आप समझ लें, कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 10% गणपूर्ति, तभी कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। इससे कम होने की स्थिति में कम से कम इतना होना चाहिए, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। विद्यार्थी इसको खुद करके सीखेंगे। दूरदर्शन पर संसद के आंखों देखे प्रसारण को जब कार्रवाई चलती है 3 दिन तक लगातार देखें। इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को भी 3 दिन तक एकत्र करें, अधिक देर भी एकत्र कर सकते हैं। इससे एक वॉलपेपर पोस्टर तैयार करें। ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन पर बहस हुई। अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, कैसे प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों तथा आपके निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही। आपके प्रतिनिधि का अभिप्राय, जो विद्यार्थी जहाँ के भी पढ़ने वाले हैं वहाँ लोकसभा की सीट होगी, राष्ट्रीय विधायिका के संदर्भ में, और प्रांतीय विधायिका के संदर्भ में विधानसभा की सीट जरूर होगी। वे उनकी भूमिका क्या रही, इसका उल्लेख कर सकते हैं। वाद विवाद में उठे मुद्दों की प्रकृति कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय। अब आगे देखें आप, संसदीय समितियां क्या करती हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है।
किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे, उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती हो। यह देखें आप, यह एनवी गाडगिल संविधान सभा के वाद विवाद में उन्होंने अपनी बात रखी थी। जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं, बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है। यह कथन है एनवी गाडगिल की। संसद स्वयं कैसे नियंत्रण करती है? संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है? संसद बहस मुबाहिसे का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपनी सभी जरूरी कामों को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। देखें आप इस कार्टून को भी, कोई भी चित्र 1000 शब्द के बराबर। इसकी चर्चा हम बार बार कर देते हैं विद्यार्थियों से। वॉक आउट नहीं, आउट किए गए। इसको आप समझें, खुद से बाहर जाना या बाहर किया जाना। वॉक आउट खुद से बाहर, आउट बाहर किया जाना। इन सदस्यों ने वॉक आउट नहीं किया, यानी अध्यक्ष ने बाहर निकाला है। क्या ऐसी स्थिति अक्सर आती है? एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते।
यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमत बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। यहाँ विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, 1985। 1984 31 अक्टूबर को श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद चुनाव हुए थे जिसमें भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनी थी और देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुए थे। उस दौरान यह संशोधन हुआ था 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन। इसे दल बदल निरोधक कानून कहा गया। क्या कहा गया? दल बदल निरोधक कानून। ये बना 1985 52वां संशोधन, दल बदल निरोधक कानून। ये 3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। इसके बाद 91 में संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ आप समझ लें, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भी दल को रख लिया, वह चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और उसके बाद वह अपनी पार्टी छोड़कर किसी और दल में चला जाए। पहले तो ऐसा कर सकता था, लेकिन यह जब संवैधानिक संशोधन हो गया उसके बाद अब वह ऐसा नहीं कर सकता, उसकी सदस्यता चली जाएगी, अर्थात वह सदस्य नहीं रहेगा। ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, तो इसे दल बदल। 3 स्थितियां बताई गई। 1, अपने दल के नेतृत्व के आदेशों की अवहेलना जिसमें वह सदन में उपस्थित न हो और उसके निर्देश के विपरीत मतदान करना। नंबर 2, तीसरा, वह जो वह खुद सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, इसे दल बदल कहते हैं। 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल विधेयक निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। निष्कर्ष में आप आए कि आपने संसद की कार्यवाही का टेलीविज़न पर आंखों देखा प्रसारण देखा है। आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह, इंद्रधनुष का अपना रंग बिरंगा की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय से आते हैं। वे प्रायः एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यही सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के
विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति करते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधित्वात्मक हो जाती है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। अब आगे हम इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इस अध्याय संबंधित, आप देखिए विद्यार्थियों में अलग अलग विचार हो सकते हैं या अध्ययनकर्ताओं में। आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है तो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें, शासन का काम उन पर छोड़ दें, तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। किसी कक्षा में द्विसदनी प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही है। चर्चा में कुछ बातें उभरकर सामने आई। सहमत असहमत के कारण बताइए। किसी ने कहा कि द्विसदनी प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सकता, और दूसरे ने राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। तीसरे ने यदि कोई देश संघी नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी विद्यार्थी बताएं कि सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सकें। विद्यार्थी इस पर सुझाव देंगे अपना। अब देखें, यह जानना चाहता था कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं, कोई विद्यार्थी, और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप इस विद्यार्थी का क्या उत्तर देंगे? आगे देखें आप। किस कथन से सबसे ज़्यादा सहमत हैं? उत्तर का कारण दें। सांसद विधायकों को अपनी संसद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। 2 विद्यार्थियों की आपस में चर्चा चल रही थी कि मौजूद वक्त में संसद कितनी गिरावट और प्रभावकारी है। एक का मानना है कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती क्योंकि अब बहस मुबाहिसे पर समय कम खर्च होता है। सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा वॉकआउट बहिर्गमन करने में ज़्यादा। एक अतर्कता लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुँह की खाई है, धराशायी हुई है। इन दोनों विद्यार्थियों के आपस के पक्ष विपक्ष के तर्कों में कौन सा तर्क आप देंगे?
किसी विद्या को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उसे क्रमवार सजाएं आप। देख सकते हैं इसमें से कौन सा पहले आएगा। संसदीय समिति की अवस्था में संसद के विधायी कामों के मूल्यांकन और देखरेख पर क्या असर पड़ता है। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 5 विधायी का पूर्ण होता है।